हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम पिलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लेक्चरर के स्क्रीनिंग पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत कोठारी आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयोग के बारे में जानने से पहले आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर DS कोठारी का जन्म 6 जुलाई 1906 को उदयपुर राजस्थान में हुआ था। 1948 से लेकर 1961 तक इन्होंने रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया और 1961 से लेकर 1973 तक इन्होंने UGC के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। 1962 में इनको भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1973 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2011 में भारत सरकार के डाक विभाग ने इनका एक स्मारक टिकट जारी किया। कोठारी जी को सबसे ज़्यादा इनके शोध सांख्यिकी ऊष्मा गति पर उनके शोध व श्वेत बौने सितारों के सिद्धांत से इनको सबसे ज़्यादा ख्याति मिली। और DS कोठारी जी की मृत्यु 4 फरवरी 1993 को हुई। चलिए अब शुरू करते हैं कोठारी आयोग। आखिर कोठारी आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? इस आयोग की स्थापना शैक्षिक विकास और नीति निर्माण के लिए एक रोडमैप प्रदान करने के लिए की गई थी, जो राष्ट्र प्रगति और उसके विकास में योगदान दे सके। तो सबसे पहले जो कोठारी आयोग थे, कोठारी आयोग की स्थापना 14 जुलाई 1964 को की गई। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे, उस समय जो भारत के शिक्षा मंत्री थे MC चागला। आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 29 जून 1966 को सबमिट किया। 1966 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 4 भागों और 692 पेजों में सबमिट किया, जिसमें 19 अध्याय थे। जो ये 4 भाग थे, इसका पहला भाग था सामान्य मुद्दों पर केंद्रित, दूसरा भाग था शिक्षा के चरणों का अध्ययन, तीसरा भाग था सिफारिशें और कार्यक्रम प्रदान किए गए और चौथा भाग था आंतरिक कामकाज से संबंधित। और जो ये कोठारी आयोग बना था, ये बना था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। आयोग के अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी जी थे। जो आयोग में सदस्यों की संख्या थी वो 17 थी, जिसमें से 5 सदस्य अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। जो अन्य 5 सदस्य थे उसमें से पहले थे प्रोफेसर रोजर रेवेल, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के निर्देशक थे। और जो दूसरे प्रोफेसर थे वह थे SA सुबोवक्सी, यह मॉस्को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और जो तीसरे प्रोफेसर थे वो थे M जीन थॉमस, वो फ्रांस के शिक्षा निर्देशक थे। और चौथे प्रोफेसर थे HL एल्विन। और जो 5वें शिक्षाविद थे वो थे प्रोफेसर सदातोशी दुहारा, यह टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कोठारी आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा प्रणाली में विकास के लिए एक मूलभूत सिद्धांत और नीति बनाना था। इसने भारत के शिक्षा के स्वरूप के मानवीकरण पर भी सुझाव दिया। हालांकि जो आयोग का दायरा था वो चिकित्सा और कानूनी अध्ययनों तक नहीं बढ़ पाया। कोठारी आयोग का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वो था कि राष्ट्रीय विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना था। आयोग ने देश की शिक्षा में समस्याओं को समझने के लिए 12 टास्क फोर्सों का निर्माण किया और 7 वर्किंग ग्रुप बनाए। इसके माध्यम से आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। जो 12 टास्क फोर्स थे वो इस तरीके से थे। पहला था स्कूली शिक्षा के लिए, दूसरा उच्च शिक्षा के लिए, तीसरा तकनीकी शिक्षा के लिए, चौथा कृषि शिक्षा के लिए, 5वां प्रौढ़ शिक्षा के लिए, छठा विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए, 7वां शिक्षण प्रशिक्षण और शिक्षक की स्थिति के लिए, 8वां छात्र कल्याण के लिए, 9वां नई तकनीक और तरीकों के लिए, 10वां जनशक्ति के लिए, 11वां शैक्षिक प्रशासन के लिए और 12वां शैक्षिक वित्त के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया।
और जो 7 वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे वो इस तरीके से थे। पहला था महिला शिक्षा के लिए, दूसरा था पिछड़ा वर्ग की शिक्षा के लिए, तीसरा था स्कूल और भवनों के लिए, चौथा था स्कूल सामुदायिक संबंध के लिए, पांचवा था सांख्यिकी के लिए, छठा था पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए और सातवां था स्कूल के पाठ्यक्रम के लिए। इन्हीं टास्क फोर्स और वर्किंग ग्रुप के आधार पर आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। पहली सिफारिश ये थी कि जो नामांकन प्रतिशत हैं उसको बढ़ाने के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की। दूसरी सिफारिश थी कि आयोग ने बताया कि शैक्षिक संरचना के नए पैटर्न की सिफारिश की गई, जिसको आमतौर पर 10+2+3 के नाम से जाना जाता है। जो ये 10+2+3 का फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उसके तहत इसको अपनाया गया था। आयोग की जो अगली सिफारिश थी वो थी कि माध्यमिक विद्यालयों को 2 में बांट दिया जाए। पहला था उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 10 वर्ष तक के कोर्स प्रदान करेगी, इनकी क्लास 6 से लेकर 10 तक, और दूसरा था उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो 11 और 12 2 वर्ष के लिए कोर्स प्रदान करेगी। आयोग की जो अगली सिफारिश थी वह थी प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक विज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाए देने पर जोर दिया था। जो आयोग की अगली सिफारिश थी वह थी कि शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषा को माध्यम के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की गई। इनकी जो एजुकेशन है वो उनकी मातृभाषा में दी जाने पर जोर दिया। आयोग की जो अगली सिफारिश थी वो थी देश भर के बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य स्कूल प्रणाली की सिफारिश की गई। आयोग की जो अगली सिफारिश थी वो थी कि जो बच्चे होते हैं उनको क्लास 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 4 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयोग की जो अगली सिफारिश थी वो थी कि शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश की। आयोग की जो अगली सिफारिश थी वो थी कि प्रत्येक राज्यों के लिए राज्य शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इनकी स्टेट बोर्डों की स्थापना की बात की गई। आयोग की जो अगली सिफारिश थी वो थी कि एक त्रिभाषी सूत्र का प्रस्ताव किया, जिसका शिक्षा के निम्न माध्यमिक स्तर पर पालन किया जाए। इस सूत्र के अनुसार एक बच्चे को 3 भाषाएं सिखाई जानी चाहिए। पहली थी क्षेत्रीय भाषा या उनकी जो मातृभाषा है, दूसरी थी संघ की राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिंदी भाषा, और तीसरी थी कोई भी आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा जो न तो कोर्स का हिस्सा हो और न ही शिक्षा का माध्यम हो। आयोग की अगली सिफारिश ये थी कि जो भी कॉलेज और महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की गई थी। अब देखते हैं कि आयोग ने जो सिफारिशें दी थी भारत सरकार ने उनमें से कौन कौन सी सिफारिशों को लागू किया। पहली सिफारिश जो लागू की गई वो था कि शैक्षणिक संरचना जो शिक्षा का ढांचा है वो 10+2+3 वर्ष के पैटर्न में हो। यानी कि 10 वर्ष तक स्कूली शिक्षा और 2 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष का विश्वविद्यालय शिक्षा। जो अगली सिफारिश थी वो थी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जिससे भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत के जो अनुच्छेद 45 की पूर्ति हो सके। अगली सिफारिश जो लागू की गई थी वो थी त्रिभाषी सूत्र का कार्यान्वयन और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ जिससे। अगली सिफारिश थी देश भर में शैक्षिक अवसरों को समान करने के लिए समान विद्यालय प्रणाली को अपनाया गया। जो अगली सिफारिश थी वो थी कि छात्रों को शारीरिक फिटनेस के लिए खेल भावना में सुधार के उद्देश्य से गेमिंग और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। आयोग ने कई सारी सिफारिशें दी जिसकी कुछ सीमाएं या कुछ लिमिटेशन भी थी। इसकी जो पहली लिमिटेशन थी वो थी कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर शिक्षा के संगठनात्मक स्वरूप निर्धारित करते हुए कक्षा 11 और 12 के संबंध में अस्पष्ट सुझाव दिए। यह स्पष्ट नहीं हो सकता पहले से जो प्रचलित आ रही थी 12 को माध्यमिक शिक्षा के लिए जाना जाए या उसको विश्वविद्यालय शिक्षा का अंग माना जाए। इससे पहले मुदालियर आयोग ने जो क्लास 12 था उसको विश्वविद्यालय शिक्षा का अंग माना था। दूसरी जो लिमिटेशन थी वो थी कि आयोग द्वारा प्रस्तावित जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सुझाव था वह भ्रामक प्रतीत होता, क्योंकि कहीं पर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात की गई तो
कहीं विशिष्टीकरण की बात उच्च माध्यमिक विद्यालय पर की गई, कहीं माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषी सूत्र अपनाने की बात कही गई, तो कहीं पर इस स्तर पर अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच भाषा को शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई, जिसके कारण इनके सुझाव में एक इनकी हौच पौच की भावना प्रतीत होती है। अगली जो लिमिटेशन थी वो थी कि आयोग की जो अधिकांश सिफारिशें थीं वो आशीर्वाद व अव्यवहारिक होने के कारण इसका क्रियान्वयन संभव नहीं हो सका। जैसे आयोग ने बताया कि जो वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए थे वो सुझाव जो धन के अभाव के कारण क्रियान्वित न हो सके। अगली जो लिमिटेशन थी कि वो भाषा की समस्या के आधार पर जो त्रिभाषी सूत्र प्रस्तुत किए थे उससे भी भाषा समस्या का सर्वमान्य हल नहीं निकल सका। इससे ये हुआ कि जो भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा थी उसकी उपेक्षा होने लगी। अगली लिमिटेशन ये थी कि आयोग ने तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात की, लेकिन उसके साथ ही जो छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इसमें कोई बात नहीं की गई। तो यह तो था कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।